हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ कोऑपरेटिव ऑडिटिंग। कोऑपरेटिव ऑडिटिंग है क्या? इससे जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। कोऑपरेटिव नाम से पता चलता है सहकारी सोसाइटी, समिति, यानी एक दूसरे के सहयोग से बनाई हुई समितियां को हम लोग सहकारी समितियां कहते हैं। जिसका उदय यानी स्टार्टिंग जो है वो 1904 में हुआ, यानी 1904 में हुआ। और 1904 में होने के बाद जब उसकी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी, क्योंकि लोगों के सहयोग के द्वारा बनने लगी, तो इसमें कुछ त्रुटियां आने लगी। तो सरकार ने क्या किया कि इसके लिए एक एक्ट बनाया। हर कुछ एक्ट चलता है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास सोल प्रोप्राइटर एक्ट है, कंपनी एक्ट है। उसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 का निर्माण हुआ, बनाया गया। उसके बाद से ही ये उसी एक्ट के तहत जो है काम करती है। इसमें जो मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ जो होती है वो दो तरीके की होती है, लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। तो लिमिट लाइबिलिटीज़ क्या है कि आप अपना मेंबर बन गए और मेंबर बनने के बाद जो आपको काम दिया गया है बस उतना ही काम आप लोग सिर्फ काम का निर्धारण करते हैं, काम को कुछ करते नहीं हैं। दैट्स कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी सीमित दायित्व। और सीमित दायित्व का मतलब है कि सारा काम आपको करना है। क्या क्या काम करना है वो सारा कुछ का लेखा जोखा आपको मिल जाता है, उसके बाद भी उससे जाके आगे आपको काम करना पड़ता है, जिसके कारण जो हम लोगों को। अब बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन की, यानी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो अंश स्वामित्व, यानी कि आपको शेयर होल्डिंग। तो धारा 5 के अनुसार कहा गया कि 20% से ज़्यादा आप शेयर नहीं रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर भी आप जनरल केस में नहीं कर सकते। कुछ विशेष परिस्थिति है, जैसे आपका कोई सदस्य है जो 1 साल या उससे ज़्यादा का वक्त निकाल चुका है, उसको कर सकते हैं। और जब भी हस्तांतरण होगा तो अपनी ही ट्रस्ट के लोगों के बीच ही होगा, दूसरे किसी को आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तीसरा, उधार ऋण लेने के बाद बोरोइंग की बात आती है, तो सेक्शन 30 के तहत हम लोग बाहरी किसी व्यक्ति को जो सदस्य नहीं है उसको हम लोग ऋण नहीं दे सकते। चौथा, लोन की बात आती है, तो जो सदस्य हैं उन्हीं को लोन सेक्शन 29 के तहत दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है केंद्रीय सरकार का अधिकार, यानी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेक्शन 28 के तहत आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको फीस में, स्टैम्प में, रजिस्ट्रेशन में, इस सब में आपको छूट वो। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यानी कोषों का विनियोग सेक्शन 22 के तहत। इसमें क्या है कि किसी गवर्नमेंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ट्रस्ट एक्ट 1882 में जो है उसमें आप दे सकते हैं, या फिर कुछ सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। यहाँ अपने आप कोषों का, सहकारी जो समिति है उनके कोषों को किया जा सकता है। उसके बाद आता है रिजर्व फंड एंड डिविडेंड, यानी संचय कोषों का लाभांश। ये कहलाता है सेक्शन 33 के तहत। इसका आता है कि जो भी आपको प्रॉफिट, शुद्ध लाभ हुआ है उसका 25% जो वो है आप रिजर्व के लिए कोष बना के डाल दें। यानी प्रति वर्ष जो भी आपको लाभ होता है उसका 25% आप रिजर्व कैटेगरी में डालेंगे, ये सेक्शन 33 कहता है। उसके बाद आता है धर्मार्थ कार्यों के लिए, यानी कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल प्रोसेस के लिए, पर्पस के लिए। तो यहाँ पर जो चैरिटेबल पर्पस होता है वो धारा 2 के अनुसार आता है कि इसमें जो भी ज़रूरत है वो शुद्ध लाभ में से हम लोग उसमें दिया जा सकता है, उसको कंट्रीब्यूट किया जा सकता है कि भाई ये जो है धर्म चैरिटी के नाम पे है, तो इसलिए हम लोग उसको नेट प्रॉफिट में से यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, के अकाउंट का मेंटेनेंस धारा 43H के द्वारा सारा उसका लेखा जोड़ा, आय व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है जनरली ये, तो इसलिए हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये धारा 17 के अनुसार होता है कि सहकारी समितियों का अंकेक्षण कराना होता है। तो सरकारी संकेक्षण का जो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई अंकेक्षक होगा या सरकारी अंकेक्षक होगा, उसके द्वारा हम लोग ये नियुक्ति करा के ये काम कराते हैं। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए